हेलो एवरीवन, मैं विजय कुमार। इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सोनोमीटर्स की। तो ये टॉपिक नया नहीं है, आपके लिए जाना पहचाना सा टॉपिक है। ये स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स का एक स्पेशल केस है। हमने एक बाकायदा एक वीडियो बनाया था जिसमें स्टैंडिंग वेव्स की बात करी थी, उस स्ट्रिंग के लिए जो दोनों एंड्स पे फिक्स थी। वही सीन, वही कहानी यहां पर भी है। और ये लैब का एक्सपेरिमेंट है। आप स्कूल्स में, अपने लेबोरेटरीज में सोनोमीटर्स बड़े आराम से देख सकते हैं। वहां पे प्रैक्टिकल शायद आपने करे भी हो। देखो, एक टेबल है, यहाँ पे स्केल लगा है। और ये कहलाती हैं ब्रिजेस। तो ब्रिजेस जो है वो इस वाले पॉइंट पे फॉर्म करेंगी नोड्स। ये फिक्स रहते हैं वायर्स यहाँ पे। तो ब्रिजेस वाले जो पॉइंट्स हैं वो है नोड्स के। और ये पुली का ये एंड, ये भी है नोड। तो ब्रिजेस स्लाइडेबल रहती है, मतलब स्लाइड कर सकते हैं यहां वहां। हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करने के लिए ब्रिजेस को यहां से वहां स्लाइड कर सकते हैं। कितने लेंथ आगे पीछे लेके गए, इसके लिए स्केल लगाए टेबल पे। तो स्केल से आप देख सकते हो कितना सेंटीमीटर या मीटर, सेंटीमीटर ही कितना आपने ब्रिज को आगे पीछे किया है। वायर का दूसरा एंड यहाँ एक हुक से कनेक्टेड है। और ये वेट है जो यहाँ पे फंसा दी, जो एसबीआई का सिंबल जैसा लग रहा है ना, ये आपको ये वेट है बेसिकली, जो इस पे लगाते जाएंगे अपन। तो हुक जैसे उठाया, ये हुक पे डाल दिया, दूसरा उठाया डाल दिया। तो अगर ये वेट डालते जाओगे हुक पे आप, तो इस जो वायर की टेंशन है वो जाहिर है वो वेरी करेगी, है ना। मतलब कोई कमाल की चीज नहीं है आपके लिए। ये स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड, सॉरी बोथ एंड्स का ही एक स्पेशल केस है आपका सोनोमीटर वायर। तो फॉर अ स्ट्रिंग fixed at both ends, दोनों एंड पे फिक्स है। यहां पे भी तो फिक्स ही है, पुली से पास कर रही, उड़ तो नहीं रही ऊपर। ये पुली के साथ कांटेक्ट नहीं है हमेशा, ये भी फिक्स्ड है, ये वॉल में फिक्स है। और ब्रिजेस से रखा लगा रखे हमने। कह रहे हैं स्ट्रिंग अगर फिक्स्ड हो दोनों एंड पे, तो n/2 में फ्रीक्वेंसी क्या लेकर आए थे अपन? n/2L √T/μ। ध्यान दें, nth हार्मोनिक ये थी आपकी n/2L √2/μ। अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इस वीडियो में लैंड कर रहा है तो उसे पहले देखना चाहिए स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स वाला वीडियो। वहां पे ये चीज हमने डिराइव करी है बाकायदा। तो क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं तो हम उसका फायदा उठा रहे हैं। ये है हमारे पास स्ट्रिंग अगर दोनों एंड पे फिक्स हो जाए तो nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी ये रही आपकी Fn। आप ध्यान दो, इस एक्सप्रेशन से अगर मान लो टेंशन फिक्स है, मतलब वेट जितना लगा रखा है आपने हुक पे उतना ही वेट लगाए, और ये वायर भी वही है, वायर चेंज नहीं कर रहे, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगी। इसे कहते हैं लॉ ऑफ लेंथ, इसे कहते हैं लॉ ऑफ लेंथ। मतलब कि इफ सोनोमीटर वायर इज नॉट चेंज्ड, वायर वही है, कॉपर का ये कॉपर, एल्यूमिनियम का कोई भी वायर वही है, तो लिनियर मास डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। टेंशन आपने वही रखा, कोई एडिशनल हुक्स नहीं लगाए इस पे, टेंशन भी वही है। तो फ्रीक्वेंसी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा लेंथ होगी वायर की उतनी कम फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, है ना। जिसे अपन कहते हैं लॉ ऑफ लेंथ। बोर्ड के एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम्स में लिखते हैं अपन कि टेंशन and linear, if tension and string is same, then frequency is inversely proportional to length। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ लेंथ। अब वायर की लेंथ फिक्स है, मान लो लेंथ फिक्स है, टेंशन भी फिक्स है। लॉ ऑफ लेंथ किसके लिए है? T और न्यू फिक्स्ड हो तो। अब अगर मान लो कि लेंथ और टेंशन ये दोनों फिक्स है, मतलब 1 मीटर की वायर 1 मीटर की ले रहे हैं अपन, है ना। लेंथ वही ले रहे हैं 1 मीटर की, और टेंशन वही है, एक हुक लगाया है, 2 हुक, जितने हुक लगा रखे होंगे आपने इस पे लगा रखे होंगे हुक, उतने हुक लगे, हुक ज्यादा कम ज्यादा नहीं कर रहे। तो ऐसे केस में टेंशन भी वही रहेगा। तो अगर टेंशन और लेंथ अगर फिक्स है तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मास डेंसिटी। मतलब कि अगर मोटी होगी वायर तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, मोटी होगी वायर तो न्यू ज्यादा होगा, उसका न्यू ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसे कहते हैं लॉ ऑफ मास, लॉ ऑफ मास। ये कब है? जब टेंशन और लेंथ फिक्स्ड हो तो।
क्लियर है पॉइंट ये? अब मान लीजिए कि लेंथ वही है, 1 मीटर की वायर है तो 1 मीटर की वायर, और वायर भी वही है, मतलब वायर की लेंथ और वायर दोनों चेंज नहीं किया हमने। वायर अगर हमने चेंज नहीं किया, मतलब स्टील की वायर है तो स्टील की ही वायर है, तो लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट हो गई, सेम वायर यूज कर रहे हैं, और लेंथ भी हमने चेंज नहीं करा, लेंथ भी वही ले ली हमने, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के। इसे कहते हैं लॉ ऑफ टेंशन। और ये कब मिलेगा आपको? जब लेंथ और न्यू अगर सेम है, मतलब कि वायर चेंज नहीं कर रहे हैं अपन। अब स्टील की वायर एक ले लिया आपने, तो जो वायर लिया आपने वही वाली वायर लेके चल कर रहे हैं काम। तो एल और न्यू अगर फिक्स्ड है, लीनियर मास डेंसिटी और लेंथ स्ट्रेन के फिक्स है अगर, तो फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन पे। तो क्वेश्चन पेपर्स में सवाल अगर न्यूमेरिकल्स की बात करूं मैं, अगर कम आते हैं इस पे, लेकिन न्यूमेरिकल बनाना रहा अगर, तो इन तीनों में से कोई केस उठा सकते हैं आपके सामने, या तो लेंथ फिक्स कर दें, कभी टेंशन फिक्स कर दें, इस तरह कुछ चीजें फिक्स कर देंगे और सवाल बना सके। ये श्योरिटी है कि क्वेश्चन होंगे बड़े डायरेक्ट से, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो देखा हमने कि सोलोमीटर वायर जो है वो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड का स्पेशल केस है। दो पैरामीटर्स को अगर कांस्टेंट कर दो तो फ्रीक्वेंसी तीसरे पे डिपेंड करने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे तीन चीजें हैं, लेंथ है, टेंशन है और लीनियर मास डेंसिटी है। तो बड़ी जाहिर सी बात है कि इन तीनों में से अगर दो पैरामीटर्स फिक्स कर देंगे आप, तो तीसरे पे डिपेंड करने लगेगी फ्रीक्वेंसी, और वो डिपेंडेंस आपको तीन तरह के लॉ देगा, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ मास और लॉ ऑफ टेंशन। तो ये है सोलोमीटर की पूरी कहानी। स्टेटमेंट में लिख सकते हैं आप, लॉ ऑफ मास मतलब क्या हो गया? इफ टेंशन ऑफ द वायर एंड लेंथ ऑफ द वायर इज फिक्स्ड, देन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी। ये शब्दों में लिखवाता हूं, मैं तो लिखवाता। यहां पे क्या बोल सकते हैं अपन? इफ लेंथ एंड लीनियर मास डेंसिटी इज फिक्स्ड, देन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। और यहां पे फर्स्ट में क्या बोल सकते हैं अपन? इफ टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी इज फिक्स्ड, देन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो तीन स्टैंडर्ड लॉज हैं सोनोमीटर के, आप इसे जल्दी से बड़े बहुत से नोट कर लें। एक आध क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूं मैं, ताकि थोड़ा आपको बेटर फील आ जाए इसका, जल्दी से आप नोट कर लें। आइए इस इलस्ट्रेशन की बात करते हैं अपन। देखो सवाल में क्या बोल रहे हैं कि एक सोनोमीटर है जो फिक्स्ड एंड के बीच में वायर की लेंथ है 1 मीटर, फिक्स्ड एंड्स के बीच में 1 मीटर। कह रहे हैं कि दो ब्रिजेस जो हैं ये और ये, इनको कहां रखें अपन, ताकि जो तीन सेगमेंट्स बनेगी वायर में, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, इन तीन सेगमेंट्स में जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1:2:3 के रेशियो में। सवाल पढ़ दूं मैं। सोनोमीटर वायर हैज अ टोटल लेंथ ऑफ 1 मीटर between fixed ends. Where should the two bridges be placed so that the three segments of the wire have fundamental frequencies in the ratio 1:2:3? मतलब पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि जो फ्रीक्वेंसीज बन रही है तीनों पार्ट्स में स्ट्रिंग के 1, 2, 3, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना। तो मान लो ये वाली जो ब्रिज है, इसमें वायर की लेंथ है फंसी हुई L1, ये यहां से यहां तक है L2, और यहां से यहां तक ये L3। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 कितना हो जाएगा? 1 मीटर। टोटल लेंथ 1 मीटर है फिक्स्ड। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, स्ट्रिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है n हार्मोनिक, वो होती है n/12 √T/μ फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करें अपन, मतलब वही फंडामेंटल ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक, तो n इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? 1। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/12 √T/μ। क्लियर पॉइंट? ये फंडामेंटल ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक से कहते थे अपन। फंडामेंटल की बात कर रहे हैं वो, है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब तीनों स्ट्रिंग्स में लेंथ डिफरेंट है, एक में L1 है, एक यहां पे जो बन रही स्टैंडिंग में वो L1 लेंथ में, ये L2 में, ये L3 में। वो इवैल्यूएट करनी है हमने कि कहां पे रखें ब्रिजेस अपन। अब आओ निकाल दो। तो पहले वाले में मान लो जो वेव जनरेट हो रही है वो है F1 फ्रीक्वेंसी की, सेकंड वाले में F2 फ्रीक्वेंसी की, थर्ड वाले में F3 फ्रीक्वेंसी की। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो कि F1 is to F2 is to F3, ये रेशियो कितना है? 1:2:3। मतलब अगर F1 को अगर आप F बोल दें तो F2 को आप कह सकते हैं 2F, और F3 को कह सकते हैं आप 3F।
क्लियर पॉइंट, रेशियो तो 1:2:3 आ जाएगा। अब जरा ध्यान दें, F1 को चाहे तो लिख सकते हैं अपन 1/2L1 इंटू अंडर रूट टी बाई न्यू। यहां पे वायर मान रहे हैं कि वही एक ही तो वायर है और टेंशन भी चेंज नहीं हो रही, वरना उसकी चर्चा करते हो, टेंशन भी वही है, वायर भी वही है। तो F1 को लिख सकते हैं इस वाली फ्रीक्वेंसी के लिए ऐसा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। स्ट्रिंग दोनों एंड पे अगर फिक्स्ड हो, ये यहां से यहां तक एक स्टैटिक वेव बनेगी ना, ये भी फिक्स्ड ये भी फिक्स्ड, तो स्ट्रिंग फिक्स्ड बिटवीन टू एंड्स वाला केस है, वो लिख दिया हमने वहां पे। सोनोमीटर वही तो होता है जो पढ़ा है आपको भी। तो टी और न्यू फिक्स है, मतलब यहां से लिख सकते हैं F1 इंटू L1 इज इक्वल टू, क्या बच गया, 1/2 अंडर रूट टी बाई न्यू, है ना। सिमिलरली F2 को लिख सकते हैं 1/2L2, इसमें लेंथ है 2L2, देखो L की जगह रख दिया हमने L2, अंडर रूट टी बाई न्यू, टेंशन पूरे वायर में वही है, वायर वही है तो लीनियर मास डेंसिटी भी वही होगी। तो F2L2 को क्या लिख सकते हैं भाई, F2L2 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट टी बाई न्यू। ऐसे ही अगर चाहे तो F3 को लिख सकते हैं अपन 1/2L3 अंडर रूट टी बाई न्यू। मतलब यहां से आप चाहें तो लिखते हैं F3 इंटू L3 इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट टी बाई न्यू। जिससे लिखा मैंने 2 बार, वैसे तीसरी बार लिखा यहां पे। देखो सबका RHS वही है, F1 L1 बराबर भी वही है, F2 L2 बराबर भी वही है और F3 L3 बराबर भी वही है। तो लिख सकते हैं यहां से ना अपन F1 L1 बराबर F2 L2 लिख सकते हैं। यहां से F1 को लिख दिया हमने F, L1 तो पता नहीं, F2 को लिख दिया 2F, देखो यहां पे लिख रखा है हमने। तो यहां से इंटू L2, FF यहां से कैंसिल, तो L2 बराबर क्या मिल गया आपको, L2 बराबर मिल गया L1/2। क्लियर पॉइंट। आप एक छोटा सा कैलकुलेशन है जस्ट जो आप कर सकते हैं, लेकिन चलो सवाल उठाए मैंने तो मैं पूरा कर दे रहा हूं। वैसे ही देखो आप F1 L1 बराबर भी वही है और F3 L3 बराबर भी वही है, तो लिख सकते हैं आप F1 L1 बराबर F3 L3। F1 को लिख दिया F, F3 को लिख दिया 3F। देखो आप F3 यहां पे 3F है, वो रख दिया वहां पे, इंटू L3, FF यहां से कैंसिल, तो L3 की वैल्यू आ गई L1/3। ये है L2 की वैल्यू, ये आ गई L3 की वैल्यू, सब L1 के टर्म्स में। और स्ट्रिंग की टोटल लेंथ कितनी है, 1 मीटर। मतलब आप चाहें तो लिख सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू 1। L1 L2 की जगह लिख सकते हैं आप L1/2, देखो ये लेकर आए अभी। L3 की जगह आप लिख सकते हैं L1/3 इज इक्वल टू 1। मतलब यहां से L1 की वैल्यू आ गई, 3 2 6 पता चला गया, यह आ गया 2, यह आ गया 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 9 प्लस 2 11, यह आ गई वैल्यू 6/11 मीटर। कैलकुलेशन देख लेना मैंने सही किया क्या। तो यहां से आ गई L1 की वैल्यू, L1 की वैल्यू उठा के यहां रख दोगे तो L2 मिल जाएगा और L1 की वैल्यू यहां उठा के रख देंगे आप तो L3 मिल जाएगा। मतलब कि पहला ब्रिज कितनी दूरी पे रखना है, L1 दूरी पर, और दूसरे ब्रिज को कहां रखना है, फिक्स्ड एंड से L1 प्लस L2 दूरी पे। तो जब आप ऑप्शन टिक करते टाइम ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में ऑप्शन टिक करके निकल जाएंगे आप, तो अलर्ट रहेंगे, क्योंकि ऑप्शन में भी L2 L1 ऐसा दे देंगे। पहला ब्रिज तो फिक्स्ड एंड से L1 दूरी पर है, लेकिन दूसरा ब्रिज कितनी दूरी पर है, L1 प्लस L2, है ना। तो L1 की वैल्यू आ गई यहां से, तो आप L2 L3 कुछ भी निकाल सकते हो। तो ये रहा सोनोमीटर। इस क्वेश्चन को करके ऐसा थोड़ी लगा कि हमने कुछ नई चीज करी है। हमने जो पिछले वीडियोस में देखा था, आपने वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग्स फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, उसी का स्पेशल केस ही है ना। यहाँ पे एक से ज्यादा स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग, 2 स्ट्रिंग, 3 स्ट्रिंग, तो यहाँ पे वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड का, 2 एंड्स का ही केस है, लेकिन यहाँ पे 3 स्ट्रिंग्स नजर आ रही है, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन बोला था कि सारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में ही कर रही है ऑसिलेट, ये स्टैंडिंग में जो बनी है सब में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज की हैं, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज करके बना लिया हमने। तो सोनोमीटर इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स।
सोनोमीटर के प्रैक्टिकल्स लैब में करने को मिलते हैं, जरूर से करिएगा। प्रैक्टिकल्स करने में जो मजा आता है, साइंस का सही फील वहीं पे मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।